आ रहा है स्क्रीन? यस सर। तो आज का टॉपिक है 145 है 42। कहाँ था 5, कहाँ आ गए हम 42 की रिक्वायरमेंट में, अप टू कंपोनेंट्स में। ओके, तो कंपोनेंट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है और कंपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इसमें। अरे भाई, थोड़ा सा स्टार्ट किए हुए रहे तो कोई ना कोई हो गया, सब आ गए। पता नहीं, हमारे तो 18 19 बच्चे हैं, 20 21 21 कैसे हो जाते हैं पता नहीं। कोई नया आया है क्या? ठीक है, जाने दो, लास्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स जो है एक मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, उसको 5 टाइप का कंपोनेंट रखा गया है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। उस 5 टाइप में से सबसे पहला कौन था? सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। सेटिस्फैक्ट्री जो कंपोनेंट पूरा सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है, जिसको तुम पूरा यूज कर सकते हो, मतलब वो यूज करने लायक है, मिस्टर परफेक्ट कंपोनेंट्स है। कोई भी कंपोनेंट सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है बोल के कहाँ से पता चलेगा? अगर उसको सीए फॉर्म 1 में रिलीज किया गया होगा तो। किस में रिलीज किया गया होगा? सीए फॉर्म 1 में। क्या आज 22 बच्चे कैसे हो गए? सागर, अभिषेक, हेलो, कोई ज्वाइंट है? कोई नया ज्वाइनिंग हुआ है क्या आज? हेलो, सागर या अभिषेक, मैं पूछ रहा हूँ। एविएशन एजुकेटर, बोलो। सागर। हेलो। हाँ हाँ, आज कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या? आज कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या पूछ रहा हूँ। 23 जन हो गए टोटल। नो सर, कोई नहीं है सर। नया तो कोई ज्वाइन नहीं किया। 23 जन कैसे हो रहा है? हमारा कितना बच्चे थे? 19 थे ना। हाँ सा, सर, 19। सागर को मिला के 20 होते थे। नया कोई नहीं है सर। तो नए, आपका 2 अकाउंट ज्वाइन हुआ है। आपका 2। हाँ मेरा 2 हुआ है क्या? हाँ सर। हो स्क्रीन दिखा रहा है लग रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, सही है। तो हम किसके बारे में, बस अभी स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ओके, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहला टाइप का कंपोनेंट के बारे में, वो है सैटिस्फैक्टरीली कंपोनेंट। अगर कोई कंपोनेंट सीए फॉर्म 1 में रिलीज हुआ है, किसमें? सीए फॉर्म 1 में या उसकी इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट में, तो उस कंपोनेंट के क्या बोला जाएगा? सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात, वो कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सब पार्ट क्यू ऑफ CR21 उसके हिसाब से मार्क हुआ होगा तो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो कंपोनेंट सैटिस्फैक्टरी कंपोनेंट है। तो तुम्हें डाउट आ रहा होगा सी एफ एम वन क्या है, ये CR21 सब पार्ट क्या है, सब पार्ट क्यू क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा तुमको याद दिला दूं, आज का रूल कौन सा है? भूल जाते हो? आज का रूल कौन सा है? सर 30-31। 30-31। 30 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। और 31 क्या है? नेचर ऑफ एप्लीकेशन। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब COFR के लिए, है ना। तो कल का भी 2 रूल नहीं पढ़े हो? पढ़ना पड़ेगा भाई, 1 मार्क इससे सिक्योर्ड होता है। यही तो हमारा प्लानिंग है। 30 कोई पूछा COFR, 31 पूछा कि COFR का एप्लीकेशन है कि नहीं?
32 कोई पूछा तो एयरक्राफ्ट इंपोर्टेड बाय एयर, 32A कोई पूछा तो एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब 32 इंपोर्ट है, 32A एक्सपोर्ट है। ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है। यहीं पे थोड़ा जगह नहीं है बनाने के लिए, ये रहा, मिल गया जगह। तो हमारे पास क्या है, एक तो एयरक्राफ्ट है, ध्यान से सुनना इस बात को, और एक क्या है, कंपोनेंट है। एयरक्राफ्ट की जगह कहीं कहीं मेंटेनेंस डाटा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल, वो सब में क्या लिखा रहता है, एयरफ्रेम। एक्चुअली में एयरक्राफ्ट बोला जाए तो वो क्या है, एयरफ्रेम ही है। बिना एयरफ्रेम का एयरक्राफ्ट नहीं बन सकता। जैसे तुम्हारे अंदर जो स्केलेटन है, पता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्केलेटन है, वो स्केलेटन नहीं है तो वो इंसान नहीं बन सकता, वो मर गया मान लो, हाँ कि नहीं। तो सेम एयरक्राफ्ट का स्केलेटन क्या है, यही है, हड्डी हड्डी, कंकाल बोलते हो, हाँ कि नहीं। डर लगता है मेरे को बहुत देख के। तो ये जो एयरक्राफ्ट है या कंपोनेंट है, अगर तुम इसके ऊपर मेंटेनेंस करते हो, क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, जब रिलीज करोगे, एयरवर्दी कंडीशन में रखोगे, एयरक्राफ्ट CRS, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, कौन देगा, सर्टिफाइंग स्टाफ। क्लियर है, किसके बिहाफ में दे रहा है, AMO के बिहाफ में दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। अभी मान लो कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस कर रही है, ठीक है, या बेस मेंटेनेंस कर रही है, तो वो कंपोनेंट्स के साथ खेल रही होगी। अगर वो कंपोनेंट का मेंटेनेंस कर रही है, तो वो उस कंपोनेंट्स को क्या कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, तो उस कंपोनेंट के लिए क्या देगा, कंपोनेंट CRS, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। कब देगा, आफ्टर मेंटेनेंस। इस कंपोनेंट CRS को ही क्या बोलते हैं, CA फॉर्म 1 बोलते हैं, या ऐसे भी बोलते हैं, यसा फॉर्म 1 बोलते हैं, या फा 8130-03, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, या इसका कोई इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट जिसको DGCA ने एक्सेप्ट किया हो, ठीक है, वो भी चलेगा। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट CRS है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, जब एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस होता है, जब एयरक्राफ्ट को रिलीज करते हैं सर्विस के लिए, मतलब जब छोड़ देते हैं यूज के लिए, तो क्या देते हैं, एयरक्राफ्ट CRS, इसका कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन जब कंपोनेंट्स के ऊपर काम होता है, तो कंपोनेंट्स के ऊपर काम किसके ऊपर होता है, कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, तो कंपोनेंट्स को किस डॉक्यूमेंट में रिलीज किया जाता है, दैट इज कंपोनेंट CRS, और उसका उसके लिए ये सब फॉर्म कोई भी यूज कर सकते हो। बढ़िया है ना। तो हाँ, कभी भी तुम्हें CA फॉर्म 1 दिमाग में आया तो वो क्लियर होना चाहिए। तो जो भी कंपोनेंट मेंटेनेंस हो गया होगा, वो कंपोनेंट इस फॉर्म में रिलीज होता है। दूसरा बात क्या बोला था, दूसरा बात बोला था सब पार्ट क्यू, क्या बोला था, सब पार्ट क्यू बोला था ऑफ CAR 21, हाँ कि नहीं। तो ये जो CR 21 है, मैं पहला दिन जब पढ़ाया था, बताओ ये क्या करता है, क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट है ये है, हाँ, डिजाइन, जिसको हम जो डिजाइन करते हैं उसको TC होल्डर भी बोलते हैं, या STC होल्डर भी बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड आया तो शर्माने का नहीं, बोलने का कि ये डिजाइनर है, ठीक है। या CR 21 में और कौन रहता है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल होल्डर। इसको कभी कभी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल होल्डर, हम जब CR 21 पढ़ेंगे, एक दिन में पूरा CR 21 खत्म करूंगा, ठीक है, तो तब मैं बढ़िया बताऊंगा पूरा कहानी में। तो ये CR 21 ऑर्गेनाइजेशन मान लो
किसी कंपोनेंट को किसी ने डिजाइन किया और उस कंपोनेंट को किसी ने प्रोडक्शन किया, किस चीज को प्रोडक्शन किया? कंपोनेंट को। तो उस कंपोनेंट को मार्केट में छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा? मार्केट में। मार्केट क्या है? एएमओ है या जिसके पास एयरक्राफ्ट है वहां पे ना, भाजी मंडी पे तो नहीं छोड़ने वाला है। तो इस कंपोनेंट को जब रिलीज करेगा, कब? प्रोडक्शन होने के बाद। जब प्रोडक्शन होने के बाद इस कंपोनेंट को क्या करता है? रिलीज करता है। तो कोई ना कोई मार्केट में इसे यूज करेगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? न्यू कंपोनेंट है, पहली बार बना है। तो तभी भी इस कंपोनेंट को किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है? सीए फॉर्म 1। तो आज तुम्हारे लिए टास्क दे रहा हूं, CAR 145 अपेंडिक्स किसमें जाना? 1 में जाना। उसमें सीए फॉर्म 1 के बारे में दिया हुआ है, पढ़ लेना। उसमें एक एक ब्लॉक है, ठीक है? पूरा इतना बड़ा सा फॉर्म है। उसमें दो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉक यहाँ पे रहेगा 12 रिमार्क्स, उस कंपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। और एक ब्लॉक 13A से लेके 13A होगा और एक 14A होगा। 13A से लेके 13D तक रहेगा और एक 14A से लेके 14DE तक रहेगा। ठीक है, ऐसे एक कुलम होगा। तो ये जो है एएमओ यूज करता है। कौन यूज करता है? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई कंपोनेंट के ऊपर मेंटेनेंस करता है तो वो लिखता है रिमार्क्स और वो कंपोनेंट किस कंडीशन में। जब कोई क्या करता है, कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करता है, कौन सा कूलम यूज करता है? 13 है। इस कूलम को बंद कर देता है वो। इसमें लिखता है वो प्रोडक्शन कैसे हुआ है, मार्किंग, सब पार्ट क्यू। CR 21 को बहुत सारा सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? उसमें से एक सब पार्ट क्यू है। उस कंपोनेंट को क्या करता है वो? आज पर सब पार्ट क्यू मार्किंग भी करता है। तो मार्किंग होना चाहिए और प्रोडक्शन रिलीज होना चाहिए इन सीए फॉर्म 1। तो तभी उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? न्यू कंपोनेंट, या ऐसे भी बोल सकते हो सर्विसेबल कंपोनेंट, या ऐसे भी बोल सकते हो सेटिस्फैक्टरी कंपोनेंट। ठीक है? तो जब नया मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा तो तभी भी ये बात बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं कि सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है? और कब बोल सकते हो? जब तुम्हारा वो कहाँ पे आ जाता है? एएमओ में आ जाता है। वो एयरक्राफ्ट में यूज हो जाता है। कहाँ पे? एयरक्राफ्ट में यूज हो जाता है। यूज होने के बाद उसके ऊपर फिर से कुछ मेंटेनेंस करते हो, फिर से वो कंपोनेंट सही कंडीशन में यूज करने के लायक है। और उसके साथ क्या जुड़ा है? ये फॉर्म 1 जुड़ा है। तो उसको भी क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा उस कंपोनेंट को? बोलो। satisfactory component. हाँ, सैटिस्फैक्टरी कंपोनेंट बोला है। मतलब कोई भी कंपोनेंट सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में हो सकता है दो कारण की वजह से। एक तो वो नया मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, तो दूसरा वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस होने के बाद, करने के बाद उस कंपोनेंट को सीए फॉर्म 1 इशू करके उसमें लिखा होगा किस कॉलम में? 14A में। याद रखना, डीजीसी में आया है। तो तभी भी सर्विसेबल या सैटिस्फैक्टरी कंडीशन माना जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाक से लो और मैं जो टास्क दिया तुमको वो टास्क भी आज देख लेना। इस अपेंडिक्स को जाके देख लेना, इसमें से आता तो 1 मार्क आ जाता है। तो तुम्हें एग्जाम में आया हुआ है कि सीए फॉर्म 1 क्या है, तो तुम्हें सीधा बतानी है कि ये में कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद रिलीज किया जाता है या कंपोनेंट्स को मेंटेनेंस करने के बाद रिलीज किया जाता है। और बाकी कहानी मैं तुमको समझा दिया हूँ। ठीक है? हेलो। हाँ बोलो। ऑथराइज्ड रिलीज सर्टिफिकेट सर इसी को कहते हैं क्या? हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। क्या है उसका नाम? यस। CRS, है ना? यस सर। वो यस सर। सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस इसी को ही कहते हैं, सीए फॉर्म ओके 1 सर। को। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस ऑफ कंपोनेंट
कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग किया या मेंटेनेंस किया तो सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस फॉर कंपोनेंट दैट इज सीए फॉर्म 1। लेकिन तुम एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस किया, किसके ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस किया, तो एयरक्राफ्ट को जो रिलीज किया जाएगा उसको एयरक्राफ्ट सीआरएस बोला जाता है, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट है उसके लिए। ओके, तो वो एयरक्राफ्ट सीआरएस है, पूरा एयरक्राफ्ट को जब रिलीज करते हो, जैसे लाइन मेंटेनेंस हुआ, वो एयरक्राफ्ट किधर जाएगा, फ्लाई करके किधर जाएगा, तो लाइन मेंटेनेंस होने के बाद उसके लिए क्या, पूरा एयर होल एयरक्राफ्ट के लिए सीआरएस है, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन जब हम सीए फॉर्म 1 बोलते हैं तो दैट इज ओनली फॉर सीआरएस, ओनली फॉर कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट सीआरएस। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है इस कहानी में? तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तुम लोग अभी तक, है ना? तो हम जाते हैं कहाँ पे, CR145 में, जहां से शुरू किया था हमने। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सब पहला टाइप का कंपोनेंट, ठीक है, जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है, बढ़िया सा कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, जो कंपोनेंट है जो कि खराब है, मान लो कोई डिफेक्ट है उसमें, ठीक हो सकता है, फिर रिटर्न हो सकता है, ठीक है, अनसर्विसेबल है कुछ टाइम के लिए, आगे नहीं, तो वो क्या है, अनसर्विसेबल है। अभी तुम बैठे हो घर पे, थोड़ा बहुत जुकाम बुखार है, इसका मतलब ये तो नहीं तुम मर गया बोल के मैं बोल दूं, नहीं ना, जिंदा ही हो, लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन परफेक्ट नहीं है, आगे नहीं, तो हो सकता है क्या, लो, जो भी गोली डॉक्टर दे वो ले लो, आगे नहीं, तो ये फिर सर्विसेबल कंडीशन में आ सकता है। तो ये जो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स है ना, इनके पास भी सीए फॉर्म होता है। जो सीए फॉर्म 1 जो है ना, कंपोनेंट्स के साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है, ठीक है, बांधा हुआ रहता है, टैगिंग करके रखते हैं, जब तक एयरक्राफ्ट में यूज नहीं होता तब तक टैगिंग करके रहता है वो, जब स्टोर में रहता है, जब एयरक्राफ्ट में निकाला जाता है तभी फिर से उसके ऊपर टैगिंग किया जाता है, क्या, सीए फॉर्म 1। तो ये अनसर्विसेबल कंपोनेंट है बोल के हमें कैसे पता चलेगा, सेम उसके पास, उसके साथ जो सीए फॉर्म 1 जुड़ा होगा उसके वजह से पता चलेगा, ठीक है। और तीसरा टाइप का कंपोनेंट है अनसल्वेजेबल कंपोनेंट। इसको ध्यान दो, ये आया है डीजीसीए में। कोई कंपोनेंट है, उसका सर्टिफाइड लाइफ लिमिट, मतलब उसका जिंदगी खत्म हो गया है, बुढ़ा हो गया, ठीक है, खत्म। जैसे इंसान का एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है ना, 60 साल, तुम्हें जो भी करना है 60 साल में, उसके बाद किस्मत है तो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, ओवरऑल यही लाइफ टाइम, ठीक है। तो कंपोनेंट का भी वो डिपेंड करता है किस टाइप का कंपोनेंट है, तो उस टाइम के बाद वो कंपोनेंट का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं, कोई कंपोनेंट है उसमें कोई ऐसे डिफेक्ट आया है जो कि कभी रिपेयर ही नहीं हो सकता है, ठीक है, कहीं पे ठोक दिया तुमने एयरक्राफ्ट, तो अलग ही टाइप का डैमेज हो जाएगा, उसको डिफेक्ट नहीं बोलोगे, तो वो कंपोनेंट किस क्या बोला जाएगा, अनसाल्वेजेबल कंपोनेंट बोला जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी छोटे छोटे फास्टनर्स, छोटे छोटे रिवेट्स, छोटे छोटे बोल्ट्स, ऐसे बहुत सारा, क्विक रिलीज फास्टनर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज किया जाता है, उनको भी कंपोनेंट की लिस्ट में रखा गया, लेकिन उनको क्या बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड पार्ट्स बोला जाता है। ओके, और ये स्टैंडर्ड पार्ट्स तुम्हारे एयरक्राफ्ट के लिए कौन सी चीजों को तुम स्टैंडर्ड पार्ट बोलोगे, वो कहाँ स्पेसिफाइड है, मेंटेनेंस डाटा में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ टाइप का कंपोनेंट। फिफ्थ टाइप का कंपोनेंट कौन सा है, जो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स है, ठीक है, जो एक बार यूज करने के बाद उसके बाद तुम्हें नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये मेंटेनेंस में हम यूज करते हैं। और ये रॉ मटेरियल के साथ क्या आता है, स्पेसिफिकेशन आता है, क्या आता है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर ने बोला होगा, जिस कंपोनेंट के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर, जिस स्पेसिफिकेशंस का रॉ मटेरियल यूज करना है, वही हमें यूज करना है, ठीक है, उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार वो मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। कंज्यूमेबल तो तुम्हें पता ही है, कंज्यूमेबल्स तुम भी यूज करते हो, सर में तेल लगाते हो, दूसरे दिन सोचते हो क्या सर का तेल किधर गया, गायब हो गया,
इस टाइप नहीं सोचते हो ना, तो एक बार यूज कर लिया तो कर लिया। फेस क्रीम यूज कर लिया, तुम फिर पूछते हो क्या मेरा फेस क्रीम फेस से किधर चला गया, नहीं। तो रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल उस टाइप का है ये, ठीक है। एक बार यूज किया तो गया। तो इसके लिए यूज करने से पहले इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको भी एक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कंपोनेंट्स में साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये 5 टाइप का कंपोनेंट दिया गया है पैराग्राफ नंबर ए में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। ओके, इसका एएमसी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट, स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड मटेरियल्स फॉर इंस्टॉलेशन। कोई भी कंपोनेंट को तुम किधर लेके जा रहे हो, इंस्टॉल करने के लिए ले रहे हो, किधर इंस्टॉल करने के लिए ले रहे हो, स्पेसक्राफ्ट में, हाँ कि नहीं। सर ट्रेसेबिलिटी मतलब, ट्रेसेबिलिटी मतलब तुम उसको ट्रेस कैसे करोगे, मतलब उसका क्या कंडीशन है, कहाँ पे है वो, समझ रहे हो ना। तुम्हारे पास 5 कंपोनेंट थे, उसमें से कौन सा कंपोनेंट किस जहाज में यूज हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट कितना लाइफ टाइम हो गया, और उसका कहाँ सिचुएशन है, कहाँ पे है। जहाज छोड़ दिया, 5 जहाज छोड़ दिया, यहाँ से यूएस जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है कि वो रास्ते में अभी कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, ट्रेस करेगा। तुम्हारा मोबाइल भी ट्रेस होता है, सेम थिंग कंपोनेंट्स के बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। ट्रेस कैसे कर सकते हो, अगर उसके बारे में सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स क्लियरली मेंटेन करके रखोगे तो, सीधी सी बात है, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो हाँ, तो दूसरी जो पॉइंट है पैराग्राफ बी में बताया, कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को, मटेरियल्स को हम जब इंस्टॉलेशन करने के लिए लेते हैं, कहाँ लेते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, स्पेसक्राफ्ट में, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। अरे हाँ कि नहीं तो बोलो। यस सर, यस सर, कौन है रे यस बोल रहा है, स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए लेते हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट कुछ भी बोला तो हाँ बोल देते हो। हाँ, तो हम हीट रेजिस्टेंट, कोई भी कंपोनेंट्स को हम जब एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए लेंगे, तो हम सर्टेन प्रोसीजर्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स। ये बात याद रखना कि कंपोनेंट्स के बारे में तुम्हें बता तो दिया, लेकिन तुम कभी भी, कोई भी देखो इंटरव्यू में भी तुम्हें पूछ सकता है, या तुम बड़ा इंसान बन गया तो भी तुम पूछ सकते हो क्या, कि कोई भी कंपोनेंट है उसको लेके एयरक्राफ्ट में क्या करना है, इंस्टॉल करना है या यूज करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ध्यान देना, कि यूज करना है तो तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम्हें सीधा सीधा वो बोलना है कि तुम्हें एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करनी है, जो प्रोसीजर कंपोनेंट इंस्टॉलेशन करने से पहले फॉलो करना है। और वो प्रोसीजर कहाँ पे रहेगा, मैं तुम्हें बोला था आंख बंद करके बोलना है, वो प्रोसीजर कहाँ पे रहेगा, एमओई में रहेगा, ऑब्वियसली भाई, एमओई में रहेगा। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में रहता है तो भी उसका रेफरेंस एमओई में रहेगा, मतलब सब कुछ उसके अंदर समा जाता है, एमओई पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश ए प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा एक प्रोसीजर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोनेंट, मतलब उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तो तुम्हें कंपोनेंट, पार्ट्स, मटेरियल्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है बिफोर इंस्टॉलेशन, टू एंश्योर द कंपोनेंट, पार्ट्स, मटेरियल्स आर सेटिस्फैक्टरी कंडीशन। उस प्रोसीजर को फॉलो करके तुम्हें क्या करनी है, ये इंश्योर करनी है कि वो कंपोनेंट सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में है, और सारे एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट जो पॉइंट ए में दिया गया है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट है जो 5 टाइप का कंपोनेंट में से वो लेके तुम यूज करोगे एयरक्राफ्ट में, जो पैराग्राफ ए में बताया। कौन सा कंपोनेंट लेके यूज करोगे तुम एयरक्राफ्ट में, जो मैंने पैराग्राफ ए में 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स बताया, कौन
सर्विस लेवल को लेंगे और रॉ या कन्वेयर से जो कंपोनेंट बनेगा उसको लेंगे। जो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में होगा, है ना, उस कंपोनेंट्स को। तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, तुम देख के ऐसे नहीं बता दोगे, एक सर्टेन प्रोसीजर, ठीक है। इसको कहीं कहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बोला जाता है, ठीक है। प्रोसीजर्स को कहीं कहीं पे एसओपी भी बोला जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल में तुम सुना होगा, कोविड वायरस आ गया, उससे कैसे लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, तुम एसओपी डेवलप करना चाहिए, ये है वो है। एसओपी नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ओके। वो थोड़ा एडवांस लेवल का वर्ड है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश ए प्रोसीजर, फिर से और एक प्रोसीजर बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर दैट द कंपोनेंट स्टैंडर्ड पार्ट्स material shall only installed on an aircraft or component when they are satisfactory condition। फिर से वही बात, पैराग्राफ नंबर 1 में जो बात है, फिर से वो बात बोला कि तुम्हें वो एक प्रोसीजर बनानी है, जिस प्रोसीजर के तुम क्या इंश्योर करोगे, वो इंस्टॉल करने से पहले एयरक्राफ्ट में कहीं पे भी तुम्हें वो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं देखना है, और वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं वो देखना है। और वो कैसे देखोगे, प्रोसीजर के हिसाब से देखोगे। एंड और क्या देखना है, एप्लीकेबल मेंटेनेंस डाटा स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर कंपोनेंट स्टैंडर्ड पार्ट और मटेरियल। यहाँ पे और भी कौन आ गया, इनका जो कमी था, मेंटेनेंस डाटा भी आ गया। मेंटेनेंस डाटा में भी उस कंपोनेंट के बारे में जैसे बोला गया है, उसको तुम्हें क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस डाटा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए तुम्हें कंपोनेंट्स को एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करनी है, और जो भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है उस कंपोनेंट को, वो फुलफिल होना चाहिए। तीन चीजें, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस डाटा। इन तीनों चीज को देख के अगर तुम किसी भी कंपोनेंट को एयरक्राफ्ट में क्या करोगे, क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। हाँ, सुनाई दे रहा है ना मेरा वॉइस? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। आज कोई धमाकेदार आंसर नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तीसरा पार्ट बोला है, तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, कुछ पार्ट्स को फैब्रिकेट कर सकता है, ए रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी फैब्रिकेटेड बाय ए maintenance organization, and that fabrication procedure should be identified in the maintenance organization exposition। क्या बोला है, ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पार्ट्स फैब्रिकेट करने के लिए दिया जाएगा, मतलब फैब्रिकेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओके। कुछ पार्ट्स बनाने के लिए दिया जाता है, और वो पार्ट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन खुद की लिमिट्स, खुद की फैसिलिटी में रहते हुए बनाएगा, और खुद की ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेगा, और उसका प्रोसीजर एक्सपोजिशन में रहेगा। इसका एएमसी में जाएंगे तो पढ़ेंगे। और लास्ट क्या है कि कंपोनेंट को तुम्हें सेग्रीगेट करके रखना है, सर्विसेबल, ऑन सैल्वेजेबल, ठीक है, ऑन सर्विसेबल, ये सारी कंपोनेंट्स को तुम्हें क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करके रखना। तो यहाँ पे हम थोड़ा पॉइंट्स को फिर से दोहरा देते हैं। पैराग्राफ ए में हम क्या पढ़े, पैराग्राफ नंबर ए में पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, पैराग्राफ नंबर बी में पढ़े कंपोनेंट को इंस्टॉल करने से पहले प्रोसीजर, मेंटेनेंस डाटा, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट फॉलो होनी चाहिए, और पैराग्राफ सी में पढ़े हम सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो पैराग्राफ ए में जब आएंगे, अभी थोड़ा स्पीड जाऊंगा, ठीक है। तो सीए फॉर्म 1 दिया है यहाँ पे, देखो, या तो उसका इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, जो मैं बोला था, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको एग्रीमेंट कर लिया है डीजीसीए के साथ कि ये डॉक्यूमेंट तुम आज सीए फॉर्म 1 के बदले यूज कर सकता है बोल के, किसके साथ, डीजीसीए के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर दिया। 58130-3, सॉरी मैंने -03 लिख दिया था, ओके। और क्या है, एयरवर्नेस रिलीज डॉक्यूमेंट इशूड बाय मैन्युफैक्चरर, वो भी सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, या और कोई डॉक्यूमेंट जो सीआर 145 ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा होगा डीजीसीए के एग्रीमेंट में, जिसको डीजीसीए एक्सेप्टेबल किया होगा। तो ऐसे 5 से डॉक्यूमेंट है
ठीक है, 5-6 डॉक्यूमेंट है जिसको कि सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। सर बोलो सर बोलो। सर इसमें लेटेस्ट लेटेस्ट इसमें और एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, यूके सीएए फॉर्म 1, ठीक आपके है, पीडीएफ में नहीं है वो पॉइंट। वो ग्रुप में सी भेज देना। ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, अपडेटेड चीजें दे दिया। ठीक है, वो सीए दिया है ना, आगे नहीं, हाँ क्योंकि वो हाँ, यूके सीएए फॉर्म 1। हाँ, वो इसलिए हुआ है कि वो ऐसा वालों से हट गए हैं अभी कुछ दिन पहले, इसलिए वो दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास भी CR 145 की कॉपी है ना, कि ऐसा वालों का कॉपी है? नहीं, सीआर है लेटेस्ट वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, तो ऐसे 5-6 कॉपी ये हाँ डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ये था इसका एएमसी। इसका गाइडेंस मटेरियल भी यहाँ दिया है। हम पढ़े थे एक अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स के बारे में, पता है ना, है कि नहीं? तो जो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स है, ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट में था पैराग्राफ ए की, that organization should ensure proper identification of the unserviceable component। ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके रखना है कौन सा सर्विसेबल है और कौन सा अनसर्विसेबल है। ठीक है, ताकि वो क्या नहीं हो, वो मिक्स ना हो जाए हमारी सर्विसेबल कंपोनेंट्स के साथ। और ऑन सर्विसेबल कंपोनेंट के साथ क्या होता है, मैं जो हाईलाइट किया वही है, बाकी चीजें छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स होता है टिपिकली उसके ऊपर क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। क्योंकि किस लिए मेंटेनेंस होता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया है, कुछ टाइम के लिए क्या हो गया है, सर्विस लाइफ टाइम, हाँ, अनसर्विसेबल हो गया है, जिसके लिए उसके ऊपर मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग के अनुसार उसके ऊपर मेंटेनेंस करके, ठीक है, हम उसका लाइफ रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो है। या कोई कंपोनेंट है तुम्हारी नॉन कॉम्प्लायंस विथ एयरवर्नेस डायरेक्टिव, कोई मैंडेटरी मेंटेनेंस आया है डीजीसी की तरफ से और तुम कंपोनेंट्स के ऊपर किया नहीं, तो वो नॉन कॉम्प्लायंस हो गया, तो उसको भी क्या माना जाएगा, ऑन नॉन ऑन सर्विसेबल कंपोनेंट माना जाएगा। लेकिन बाद में तुम कॉम्प्लाई कर दिया तो वो सर्विसेबल हो सकता है। ठीक है, या कोई कंपोनेंट है जिसके बारे में एब्सेंस है, क्या एब्सेंस है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो गया तुम्हारे उस कंपोनेंट के बारे में, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, अनसर्विसेबल। क्यों बोला जाएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तो तुम अभी +2 पास किया, तुम्हारी +2 का सर्टिफिकेट तुमने गायब कर दिया, तो तुम किसी कंपनी में जाके बोलोगे मैं +2 पढ़ा हूँ, मैं अभी मेरा सर्टिफिकेट तो खो गया, तो वो तुमको एक्सेप्ट करेगा एज ए +2 स्टूडेंट बोल के, जब तक तुम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं लेते बोर्ड से, आगे नहीं। तो सेम थिंग यहाँ पे, अनसर्विसेबल का मतलब यही है कि उसमें डिफेक्ट आया है, मल फंक्शन आया है, उसके बारे में डाटा मिसिंग है। ठीक है, या वो कोई छोटा मोटा इंसिडेंट या एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, वो जिस एयरक्राफ्ट में फिट था। ठीक है, ठीक है, कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट क्या है, कोई एयरक्राफ्ट में फिट है, जो एयरक्राफ्ट कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, तो उस एयरक्राफ्ट का सारे कंपोनेंट तो खराब नहीं हो जाते हैं, फिर भी कुछ टाइम के लिए उन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा, ऑन सर्विसेबल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पूछूंगा ऑन सर्विसेबल कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, तो तुम मेरे को ये 5 कंपोनेंट का नाम लेके बताना। ओके, इसके बाद आते हैं अनसाल्वेजेबल कंपोनेंट। अनसाल्वेजेबल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन बताएगा, बताया था ना मैंने, जिसमें जो एक लाइफ लिमिट खत्म हो गई, डेट एक्सपायर हो जाता है, लाइफ लिमिट खत्म हो गई है, या जिसमें कोई नॉन रिपेयरेबल डिफेक्ट, नॉन रिपेयरेबल, रिपेयर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई कंपोनेंट का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन को मीट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कंपोनेंट सब्जेक्ट टू अनएक्सेप्टेबल मॉडिफिकेशंस, मतलब जैसे तुम में से कोई इंजीनियर है, मैं कोई काम करने के लिए दिया तुमको उसके ऊपर,
और तुम गया उस कंपोनेंट का आधा हिस्सा काट के ही निकाल दिया, पता नहीं चला, और अनएक्सेप्टेबल मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब कंपोनेंट की वाट लगा दिया, धज्जियां उड़ा दिया तुमने। तो क्या होगा, वो भी अनसाल्वेजेबल में आ जाएगा। सर्टिफाइड लाइफ लिमिट खत्म हो गया उस कंपोनेंट्स का, ठीक है, लाइफ लिमिट खत्म हो गया। कंपोनेंट्स whose airworthy condition cannot be restored, म्यूट करो, हेलो, म्यूट किया करो भाई, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है, कोई कंपोनेंट है जिसको एयरवर्दी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो वो भी क्या है, अनसल्वेजेबल है। Components for which conformity with the applicable airworthiness directive cannot be accomplished, मतलब देखो एयरवर्नेस डायरेक्टिव क्या है, एक मैंडेटरी मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस है जो बीच बीच में आता रहता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से आगे पढ़ेंगे। तो वो जो एयरवर्नेस डायरेक्टिव वजह से आया है, तुम्हारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इशू करते हैं ये, अगर वो आया है, वो तुम्हारे कंपोनेंट कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, उसको कर ही नहीं पा रहा है, मतलब करना मुमकिन ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, उस केस में भी उसको अनसल्वेजेबल बोला जाएगा। या कोई कंपोनेंट का मेंटेनेंस रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी सब क्या हो गया, कैन नॉट रिट्राइव्ड, मतलब चोरी हो गया या खत्म हो गया, गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो गया, वो कंपोनेंट अनसल्वेजेबल है, उसको तुम एयरक्राफ्ट में यूज नहीं कर सकते। तो जब हम अनसर्विसेबल की बात किए थे, 5 पॉइंट्स था कि इस टाइप का कंपोनेंट को अनसर्विसेबल। जब हम अनसल्वेजेबल की बात किए तो कितना टाइप का कंपोनेंट है, टोटल ए से लेके जी तक टोटल 7 टाइप का कंपोनेंट, ओके, जिसको तुम अनसल्वेजेबल कंपोनेंट माने। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट आते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट्स। स्टैंडर्ड पार्ट्स के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, कोई जरूरी नहीं है, तुम ये मॉड्यूल 6 में पढ़ोगे। इस क्या चैप्टर है, हार्डवेयर चैप्टर में। और एरोनॉटिकल स्टैंडर्ड, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड, ये सब जो है ना, कुछ रिबेट्स, कुछ बोल्ट, कुछ पार्ट्स बनाती है जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, वो ही क्या है, क्या है, स्टैंडर्ड पार्ट्स है, ओके। उसके बाद आते हैं किसके ऊपर, टू डेजिग्नेट ए पार्ट एज ए स्टैंडर्ड पार्ट। देखो किसी पार्ट को भी तुम स्टैंडर्ड पार्ट नहीं बोल सकते हो ऐसे ही वो तुमको मिल गया बोल के, उसको तभी स्टैंडर्ड पार्ट बोल सकते हो द टीसी होल्डर में इशू ए स्टैंडर्ड पार्ट्स मैनुअल। याद रखना, तुमने अभी एक डॉक्यूमेंट का नाम सीखा, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा टीसी होल्डर, टीसी होल्डर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, स्टैंडर्ड पार्ट्स मैनुअल। हाँ, तभी उस स्टैंडर्ड पार्ट्स का एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो एक स्टैंडर्ड पार्ट है बोल के, ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, स्टूडेंट को हाईलाइट नहीं करते हैं। और एक डॉक्यूमेंट आएगा आईपीसी, इलुस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग, वो क्या है कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट में जितना भी कंपोनेंट्स यूज हुआ है जिस भी टाइप का, ठीक है, वो कंपोनेंट्स का लिस्ट उसमें मिलेगा, मैक्सिमम कंपोनेंट्स का लिस्ट, ठीक है, इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग, शॉर्टली आईपीसी। और एक कंपोनेंट जो स्टैंडर्ड पार्ट्स है उसके बारे में पता करने के लिए तुमने क्या देखा, क्या देखा, स्टैंडर्ड पार्ट्स मैनुअल, ओके। तो तुम्हें पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड पार्ट्स के लिए सीए फॉर्म 1 इशू किया जाता है क्या, तो क्या है, हाईलाइट किया बताओ, नॉट इशूड, ओके। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, हर चीज में पढ़ा हूं जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट्स के लिए, सेल प्लेन्स मतलब ग्लाइडर्स होता है, ग्लाइडर्स पावर्ड नॉन पावर्ड इस टाइप का होता है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज होता है, ठीक है। उसके बारे में एक कहानी बना के यहाँ पे समझा है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, इसको मैं जब CR-21 पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आते हैं कुछ लास्ट टाइप का मेटेरियल स्टैंडर्ड पार्ट्स के बाद। कौन सा था, कोई बताएगा? रॉ एंड कंज्यूमेबल। रॉ मेटेरियल था और रॉ कंज्यूमेबल एंड मेटेरियल था। कंटेंट तो कंज्यूमेबल मेटेरियल्स विच इज ओनली यूज्ड वंस, देखो याद रखना, मेटेरियल जो कि वंस एक बार ही यूज होता है। कौन कौन सा? लुब्रिकेंट, सीमेंट, कंपाउंड्स, पेंट, केमिकल डाई, सीलेंट्स, इतना चीज है। यहाँ पे सीमेंट्स बोला है, वो तुम्हारा घर का सीमेंट नहीं है, वो एयरक्राफ्ट में भी बहुत सारा सीलेंट वगैरह है, उसको यहाँ पे सीमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो हर एक का मीनिंग जरूरी नहीं है कि तुम एक ही जैसा हो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। लुब्रिकेंट तो समझे होंगे, गियर वगैरह में यूज होता है, हाँ कि नहीं? पेंट्स समझते होंगे, कंपाउंड सॉल्यूशन समझते होंगे, केमिकल डाई समझते होंगे, सीलांट समझ, एमसिल समझते हो, एमसिल, हाँ कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें समझते हो, हाँ कि नहीं? तो ये सब किस में आएगा? कंज्यूमेबल है, क्योंकि इनको हम देखते नहीं है, ये कंज्यूम हो जाता है, नाम ही बढ़िया है, कंज्यूम हो जाना एक बार यूज करने के बाद, हाँ कि नहीं? तो दूसरा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम खरीदते किस लिए है? कि रॉ मटेरियल खरीद के उसके ऊपर कुछ काम करके, फर्दर वर्क करके हम क्या करते हैं? उसको मेक इट इनटू ए कंपोनेंट पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हाँ कि नहीं? कुछ मेटल खरीदा, कुछ प्लास्टिक, वुड, फैब्रिक खरीदा, उसको काटा, कहीं पे डैमेज हुआ होगा, वहां पे जाके चिपका दिया, तो क्या हो गया? ये सब रॉ मटेरियल में आ गया। रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में यूज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? कुछ प्रोसेस करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। आगे जाके और एक एएमसी में पढ़ेंगे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कुछ मटेरियल्स कैसे प्रोडक्शन करती है। तो तुम जब रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स वगैरह खरीदते हो ना, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का, सप्लायर का। तो उस डॉक्यूमेंट उसके साथ होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आता है, उसका नाम है कंफर्मिटी स्टेटमेंट या स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट, ओके। उसको तुम्हें अपने पास रखना है, ठीक है, और उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना है, और लाइफ लिमिट भी देखनी है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे मैंने मार्क किया, देखो ये बात पढ़ो, ये बात क्या दिया है? सेफ फॉर्म वन नॉट इशूड। हाँ, सी फॉर्म 1 या उसका इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट नॉट इशूड। लेकिन ये कंपोनेंट्स के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है, कौन बताएगा हमको? टीसी होल्डर, ओके, एसी होल्डर। ठीक है। तो यहाँ पे हम चले आते हैं, हमने बात किया था पैराग्राफ नंबर बी में कि कंपोनेंट को इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रोसीजर होना चाहिए। तो वो प्रोसीजर जो भी है हमें पता नहीं है, एमओई में लिखा जाएगा, लेकिन उस प्रोसीजर में ये 3 चीजें होना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? कि उस कंपोनेंट को फिजिकली इंस्पेक्शन किया जाएगा, उस कंपोनेंट के साथ डॉक्यूमेंट एक्कम्पेनिंग रहता है। कौन सा डॉक्यूमेंट? सीएफएम 1 भाई, या उसका इक्विवेलेंट, हाँ कि नहीं? या रॉ एंड कंज्यूमेबल होगा तो कुछ और होगा, क्योंकि उसके साथ सीएफएम 1 नहीं आता है। और क्या करना है? उस कंपोनेंट को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोनेंट। वो एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, सप्लायर के पास से कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो प्रोसीजर आगे बताऊंगा, है ठीक। तो ये 3 चीजें करते हैं हम, क्या क्या करने के लिए? उस कंपोनेंट को इंस्टॉलेशन करने से पहले, किसके ऊपर? कोई एयरक्राफ्ट में या दूसरा सिस्टम में, क्लियर? हाँ, तो कहानी बना के पढ़ना है 145 की कुछ चीजों को, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ना मतलब बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, इसको और 2-3 दिन में मैं सोच रहा हूँ खत्म करेंगे। उसके बाद आते हैं इनकमिंग फिजिकल इंस्पेक्शन कैसे करोगे। जब भी तुम कंपोनेंट्स बाहर से लाते हो, कहाँ से लाते हो? सप्लायर से लाते हो कि नहीं? तो जब सप्लायर से लाते हो कंपोनेंट्स, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स दिया है, देखो कि सबसे पहले देखोगे कि वो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं। अभी बताओ, वो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं, वो कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? एक्सपायर डेट।
एक्सपायरी डेट नहीं भाई, एक्सपायरी डेट नहीं, पहले तो देखोगे वो किस टाइप का कंपोनेंट है कि, और उसके ऊपर CA-Form-1 लगा है कि नहीं, और उस CA-Form-1 की ब्लॉक में क्या बोलता है, उस CA-Form-1 में उस कंपोनेंट के बारे में क्या लिखा गया है। उसके बाद इनकमिंग फिजिकल इंस्पेक्शन करना है। इनकमिंग फिजिकल इंस्पेक्शन क्या है वो मैंने यहाँ पे तुमको बताया, क्या है इनकमिंग फिजिकल इंस्पेक्शन। ओके, उसके बाद क्या करना है, कहीं एयरक्राफ्ट में जाके लगा देना चाहते हो तो पहले इनकमिंग फिजिकल इंस्पेक्शन करो, ठीक है। और उसके अलावा पैराग्राफ सी में कुछ फॉलोइंग लिस्ट दिया है, ये चीजें, ये टिपिकल चेक्स क्या करना है तुम्हें परफॉर्म करना है, क्या करनी है, उसका जनरल कंडीशंस क्या है, पैकेजिंग क्या है, हाँ, उसका सेल्फ लाइफ एक्सपायर किया गया है, यहाँ पे दिया है तुमने जो बोला, हाँ, और क्या दिया है, वेरीफाइड दैट आइटम्स आर रिसीव्ड इन अप्रोप्रिएट पैकेज, ये कहानी बना रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ये सारी चीजें चेक करना है, ठीक है। अगर वो कंपोनेंट नहीं होगा, रॉ एंड कंज्यूमेबल मटेरियल होगा या स्टैंडर्ड पार्ट होगा, उसका पार्ट नंबर आता है, स्पेसिफिकेशन आता है, क्या आता है, स्पेसिफिकेशन आता है, स्टैंडर्ड आता है, सप्लाई क्वांटिटी आता है, ये सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग सोर्स कौन है, ये सारी चीजें चेक करना है, ठीक है। तो मैं जहां जहां हाईलाइट किया हूं वो ही पढ़ना है, और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कभी कभी थ्रेडेड चीजें आता है, पता है, बहुत सारी जगह थ्रेड हुआ रहता है बोल्ट नट फिट करने के लिए, वो थ्रेड जो है ना एड्ज रहता है, शार्प रहता है, उसके ऊपर कुछ भी ये हो गया, थोड़ा सा मेटल टच हो गया, वो शार्प एड्ज टूट सकता है, इसके लिए उसके हम क्या लगाते हैं, प्लग्स लगाते हैं प्लास्टिक वगैरह का, कि डैमेज ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो लगा है कि नहीं चेक करना है, आगे नहीं। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें तुम्हें एक कंपोनेंट को एयरक्राफ्ट में फिट करने से पहले देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बात किया सप्लायर, सप्लायर कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे तुम्हें जनरली दिमाग में आता है जो भी कंपोनेंट हमारे को बेचता है, तो कंपोनेंट कौन कौन लाके बेच सकता है, डायरेक्ट तुम्हें CR-145 ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर से लाके बेच सकता है, CR-21 सब पार्ट जी ऑर्गेनाइजेशन बेच सकता है, ऑपरेटर खुद का कंपोनेंट बेचने के लिए सप्लायर बन सकता है, कोई स्टॉकिस्ट बेच सकता है जो कंपोनेंट खरीद के, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स, एयरक्राफ्ट ओनर्स और लीजिस, इतने लोग सप्लायर बन सकते हैं। तो मैं पूछूंगा, मैं कंपोनेंट कौन कौन बेच सकता है, सप्लायर बन सकते हैं, तो ये लोग सप्लायर बन सकते हैं, ठीक है, और कोई सप्लायर नहीं बन सकता। उसके बाद 42B1 कंपोनेंट, सप्लायर इवेल्युएशन, जो जो सप्लायर है, वो सप्लायर को तुम इवेल्युएट कैसे करोगे कि ये सप्लायर सही सप्लायर है। देखो, तुम कंपोनेंट अगर एयरक्राफ्ट में यूज करोगे, तुम कहीं से भी खरीद के लगा दो, वो सही नहीं है, इसलिए जो सप्लायर है उसको भी, उसके ऊपर भी तुम्हें एनालाइज करना है कि उसके पास, उसके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सही क्वालिटी सिस्टम है कि नहीं, मतलब जो भी सप्लायर बनता है कंपोनेंट को संभालने के लिए, कंपोनेंट को संभालने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वो एक क्वालिटी सिस्टम मेंटेन करके रखता है, ताकि वो क्वालिटी सिस्टम देखे उनका कंपोनेंट सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में रह रहा है कि नहीं और सप्लाई हो रहा है कि नहीं। ओके, और उसके लिए तुम्हें कितना पॉइंट देखना पड़ेगा, उस ये सारे पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका सेल्फ लाइफ कंट्रोल करती है कि नहीं, कोई ऐसे प्रोसीजर रखी है कि नहीं कंपोनेंट का असेसमेंट करने के लिए, या जो पर्सनल वहां पे काम कर रहे हैं उनका ट्रेनिंग देने के लिए, उनका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि नहीं। देखो, तुम सोच रहे होगे तो ये तो कंपोनेंट सप्लायर है, इतना सारी चीजें, क्वालिटी डिपार्टमेंट, वो पोर्शन का ट्रेनिंग, ये सारी चीजें मेंटेन करना क्यों जरूरी है, जरूरी है भाई, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो है डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में फिट होने वाला है,
वो कंपोनेंट्स को अगर वो बेच रहे हैं तो उसमें गड़बड़ी भी कर सकते हैं, अगर हम गधों को रख देंगे तो वहीं पे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें चेक करेगा क्या, एक सप्लायर को इवेलुएट करने के लिए, जो कि तुम रीड मारोगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा बाद में। ओके, ये हो गया कंपोनेंट और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। देखो यहाँ पे बोला गया था ना, जो भी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करोगे वो कहाँ स्पेसिफाइड होना चाहिए, मेंटेनेंस डाटा में, आगे नहीं, वहां पे भी बोला था, यहाँ पे भी घुमा फिरा के बोल रहा है। अगर तुम्हें मेंटेनेंस डाटा बोला गया तो तुम्हें मेंटेनेंस डाटा में क्या क्या चीजें आएगा, इलस्ट्रेटेड पार्ट्स कैटलॉग, सर्विस बुलेटिन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल, कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनुअल, ऐसे बहुत सारी चीजें आएगा जिसको हम मेंटेनेंस डाटा बोलते हैं। अगर इसमें स्पेसिफाइड है उस कंपोनेंट का नाम, तभी एयरक्राफ्ट में फिट करना है। अगर तुम्हारा ओनर ने खरीद रखा हुआ है और तुम्हारी मेंटेनेंस डाटा में वो स्पेसिफाइड नहीं है और तुमने क्या कर दिया, उसको फिट कर दिया, तो हो गया सत्यानाश, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें था, आगे मैं और कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगी कल का, वो होगी फैब्रिकेशन ऑफ पार्ट्स फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पार्ट्स को फैब्रिकेट करने का अलाउ किया गया है, ठीक है। और वो कौन सा पार्ट है कि वो फैब्रिकेट कर पाएगा, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज जो मैंने जितना भी पढ़ा है उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट फैब्रिकेट कर पाएगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ से डाटा लाएगा, ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे हम। कल इसको खत्म कर देंगे कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, कंपोनेंट यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, उसके बाद मेंटेनेंस डाटा आएगा। ओके ना। यस सर। तो आज जो पढ़ा है उसमें से किसी को